के साथ सबसे पहले मीडिया के तमाम दोस्तों को और साथियों को मेरा नमन और आप सबकी शुभ सेहत के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस मुकाम पे आए। आज इस कोरोना काल में आप लोग आए हमारे साथ। धन्यवाद इसके लिए। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट है, जिसके जो प्रश्न है वो शुरू कर सकते हैं। रेवल सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जो है सेंट्रल विस्टा का जैसे अभी चल रहा है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना जो महामारी है वो चलती जा रही है, देश में हालात जो है वो बहुत बुरे हैं जी, और दूसरी तरफ जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सीधी सीधी एक बात है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी योजना, मैं सीधा नाम लेके बोलूंगा, क्योंकि केंद्र का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार इससे सस्टेन कर रही है और मेंटेन भी कर रही है। और 2019 में इसको प्रस्तावित किया गया था और 2020 दिसंबर में इसका शिलान्यास किया गया। शायद आप लोग भूले नहीं होंगे कि मार्च 2020 से कोरोना पैंडेमिक से हम लोग सभी पीड़ित हैं। सभी संपूर्ण 135 करोड़ से ज्यादा भारतीय और हमारे जितने सगे संबंधी हैं विदेशों में और तमाम विश्व इससे जूझ रहा है। और 20,000 करोड़ का आवंटन 2020 दिसंबर में कर दिया जाता है। और आज से महज 3 दिन पहले या 4 दिन पहले निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, माननीय वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ कोरोना के लिए 135 करोड़ भारतीय के लिए अलॉट किया है। तो मेरा कोई सेंट्रल विस्टा के विरुद्ध नहीं है मेरे विचार। उस वक्त का, उस टाइमिंग को लेकर मेरा क्वेश्चन है कि पैंडेमिक के दौरान जब हम घर से नहीं निकल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन जरूरी है क्या? तब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जरूरी है क्या? जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उस वक्त आप 35,000 करोड़ देते हो 135 करोड़ भारतीयों को कोरोना के लिए, और आप 20,000 करोड़ दे देते हैं 3 किलोमीटर के एक स्ट्रेच को डेवलप करने के लिए, जिसमें देश के 550 माननीय बैठेंगे। यानी एमपी, एमएलए और मंत्री 135 करोड़ भारतीयों के ऊपर भारी बैठ रहे हैं। सवाल उनके निवास का नहीं है, सवाल इस वक्त का है कि इस वक्त हमारे देश में क्या आर्थिक इतनी स्थिति मजबूत है। तो आप इसे हमें मोदी विरोधी ना समझे। आप जी, आपका प्रश्न पूछिए। आप सेंट्रल विस्टा का काम रुकवाने की बात कर रहे हैं, क्यों चल रहा है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? जो किसी ने मजदूर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, जब लॉकडाउन है तो सबके लिए लॉकडाउन है ना। क्या लॉकडाउन में मजदूर केवल सेंट्रल विस्टा में काम करेंगे क्या? पता नहीं, सारे काम चल रहे हैं, कोई काम रुका नहीं, जितने सरकारी काम है सब चल रहे हैं। जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक ही जीवन है क्या, या प्रशासन ही भारतीय जीवन को तय करेगा? या भारतीय जीवन में जो मजदूर है, आपने मजदूरों के ऊपर बात उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आभारी हूं आपका, आपके चैनल का भी आभारी हूं। लेकिन तब आपका चैनल कहां गया था जब पिछले साल कोरोना में नंगे पैर सड़कों में छाले पड़ गए थे, जब मजदूरों के बच्चों की डिलीवरी हुई सड़कों में, जब मजदूरों के बच्चे मरे, जब औरैया में 25 लोग रोटी खाते हुए मर गए। इसी उत्तर प्रदेश की कहानी है, कोई लंदन की कहानी नहीं है। क्या तब सेंट्रल गवर्नमेंट को नजर नहीं आता कि मजदूरों को काम देना है या नहीं देना है? अगर सरकार काम बंद कर दे और मजदूर घर जाए तब आपत्ति करते हैं। सर लेबर को काम मिल रहा है, मजदूर को काम मिल रहा है, तब आपत्ति करते हैं। कहना क्या चाहते हैं? चलिए, मैं आपकी संख्या के बारे में एक जानकारी दे दूं। आपने फिर से उठाया, मैं मजदूरों के लिए समर्पित व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। सबसे पहली बात यह है कि आनंद विहार बस अड्डा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और पूरे भारत के जितने बड़े मेट्रो सिटीज के रेलवे स्टेशनों में ये भीड़ इसलिए लगी थी कि मजदूरों को नौकरी बांटी जा रही थी क्या? केवल एक प्रोजेक्ट के मजदूरों के काम करने से आप कहते हैं कि रुकता है? और आप मुझे स्वयं एक बात बताएं, जिस दिल्ली में पैंडेमिक में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, सबसे ज्यादा घंटों के साथ लोगों की मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल है तो बेड है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो डॉक्टर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और वहां आप कहते हैं कि ये संक्रमित हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है। तो क्या सेंट्रल विस्टा में जब कोरोना आएगा वो ये देख के रुक जाएगा कि नहीं पीएम साहब का आवास बन रहा है, यहां तो मैं नहीं जा सकती? आप देखिए, आप इल्जाम किसी को कुछ भी ला सकते हैं, किंतु आप बता दीजिए। इल्जाम नहीं है सर, सवाल है। प्रश्न सुनिए, आप पूरा कोरोना काल की जो गाइडलाइनें फॉलो की जा रही हैं, यही नहीं जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे रेलवे में चल रहे हो, चाहे एयर इंडिया में चल रहे हो, जितने भी काम है, जितनी अथॉरिटी उनमें चल रहे हैं, सब में गाइडलाइन फॉलो कर काम चल रहे हैं। तो काम बंद करने पर मजदूर बेरोजगार होंगे तो क्या अच्छा लगेगा? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जिस गाइडलाइन की आप इतना बड़ा डंका पीट रहे हैं, एक भी रेलवे स्टेशन में कहीं कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी के बैग चेक नहीं हो रही है, सैनिटाइज नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास वीडियोस हैं और मैं आज प्रकाशित भी कर दूंगा। और दिल्ली की सरकार के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं, केवल ये नहीं सोचेगा कि मैं किसी सरकार का विरोध हूं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, इसलिए हमें कभी भी पक्षपाती नहीं समझिएगा। रेबल फाउंडेशन पक्षपाती व्यवहार नहीं करता। लेकिन जब आप मजदूरों की बात करते हैं, क्या बेल आउट पैकेज दिया गया है मजदूरों के लिए? पिछले 1 साल से आप बता दीजिए कौन से मजदूर को कौन सा पैकेज है? हम जैसे, आप जैसे जो साधारण लोग हैं, उन्होंने सेल्फ वॉलंटियर किया है। हम लोगों ने हाईवे में खड़े हुए पानी बांटा, खाने के सामान बांटे,
कौन सा प्रशासन आया था? सर ये जिम्मेदारी क्या अरविंद केजरीवाल की नहीं बनती, जो यहाँ से लाखों मजदूर दिल्ली से गए हैं? सबसे क्या पहले यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, बनती मैं है? आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा। पहले बात आप समझिएगा, आपने मजदूर की बात उठाया, अभी आनंद विहार रेल टर्मिनल वो किनके अंडर में आता है आप भी जानते हैं, तो मैं तो सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। और दिल्ली सरकार के अंदर ही है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों को चांद पे पहुंचा दिया। हर जगह मजदूरों की अनदेखी हुई, हर जगह, और हर राज्य सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन मेरा प्रश्न, जब आप सेंट्रल विस्टा पे पूछते हैं और सेंट्रल विस्टा को आप मजदूरों से जोड़ते हैं, सेंट्रल विस्टा सर 2019 में ये एक प्रोजेक्ट दे दिया गया था सरकार, इसका आवंटन भी हो गया था, कोरोना आया है 2020 में। जी ठीक है, मानते हैं ना आप, कोरोना आया 2020 में, है ना? जिसका प्रोजेक्ट आ रहा हूं मैं आपके पहले हो प्रश्न गया था जी, तो फिर इसके लिए क्या दिक्कत देखिए है? मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बोला कोरोना आया 2020 में, कोरोना 2020 में आया, हमारी जीडीपी कब गड़बड़ाई? 2020 में। 2020 में जब हमारी जीडीपी गड़बड़ाई, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसके बाद ये प्रोजेक्ट तत्काल प्रभाव से हमें रोकना नहीं चाहिए था? हम यही काम 2 साल बाद भी कर सकते थे। इस वक्त हमारे देश की सबसे पहली जरूरत क्या थी? हमारे देश में अस्पतालों की जरूरत थी, हमारे देश में इस वक्त वैक्सीन की जरूरत थी। बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा प्लीज, आंसर पूरी करने दीजिएगा, आप संवाददाता बोलने दीजिएगा, नहीं तो गोदी मीडिया के हम लोग बजाते भी हैं। सुन लीजिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा, हमें जरूरत थी वैक्सीन की। देश की 2 भारतीय कंपनी, भारत बायोटेक, ये वैक्सीन बना रही है। तमाम देश के तमाम राज्य का हर मुख्यमंत्री आज अपील कर रहा है कि आप ये फॉर्मूला अन्य कंपनीज के कंपनीज को ही दे दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बन सके, क्योंकि वैक्सीन आप दे नहीं पा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि हम टीका उत्सव मनाएंगे। क्या हमारा जो मजदूर काम कर रहे हैं वहां पे, क्या उनको टीके लग गए? अगर लग गए हो तो आप डेटा दीजिए, मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। आज ये दोबारा कोरोना लहर आई है, तब आपको लग रहा है कि टीका लगना चाहिए? जायज बात है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल आके मीडिया में बोला था कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जब तक सारे कोई बच्चों टीका को बताओ। अब इनको बोलने दीजिए। 18 महीने जब तक उसका पूरा नहीं होता है तब तक वो टीका कारगर नहीं माना जाता। चलिए, मैं मान लेता हूं। आज वही अखिलेश यादव, वही अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सबको टीका नहीं मिल रहा। आपके- तो ये दोहरी राजनीति क्यों? आपको एक बात का जवाब आप ही के सवाल में दे हाँ, देता जी। हूं। आज से 1 महीने पहले व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह मैसेज आया कि अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को मना कर दिया था। सुनिएगा और हिम्मत रखिएगा सुनने का, कि अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने पूरा लेटर लिखा के पब्लिक कर दिया कि हम पिछले इतने महीने से वेटिंग में, हमने कभी मना नहीं किया है, हमारे पास रिटर्न ऑर्डर है। लेकिन पता है क्या मैसेज आया भारत बायोटेक के सीईओ का? वो ये कहते कि हम आपकी बात को पूरा नहीं कर सकते, हम पहले कंसर्न अथॉरिटीज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक झूठ फैला दिया कि दिल्ली की सरकार ने वैक्सीन को मना कर दिया था, पहली बात। अब मैं आता हूं दूसरे अखिलेश यादव जी का, सुनिएगा मेरी बात। यूपी में तो राम राज्य है, ये तो आप भी मानते होंगे, और आप उत्तर प्रदेश में बहुत सारी देखते होंगे। जिस जगह में राम राज्य का डंका बजाया गया था ना, आज वहां पर राम नाम सत्य सुनाई दे रहा है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, जिस गंगा जी में जब नोटबंदी में बोला गया कि लोगों ने डर के नोट बहा दिए, वो क्रेडिट इसी गवर्नमेंट ने ले ली थी। लेकिन आज जब गंगा जी में लाशें बह रही ना, ये क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप बोलेंगे, नहीं सुनिए, 1 मिनट पहले बोलने दीजिएगा, सवाल उठाइए, आंसर उत्तर सुनने का भी जोश रखिए और हौसला भी रखिए, हम देंगे जवाब। क्योंकि हम ना भाजपा के साथ हैं ना आपके साथ हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के लिए एक अनिवार्यता होती है। तो विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि एक मिनट, एक सवाल उनका भी लेने दीजिए। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं और एकदम निष्पक्ष होने की बात करते हैं, तो अभी जैसे बंगाल में जो है ममता दीदी को जीती है, उसके बाद में अभी वहां पर दंगे चल रहे हैं, तो दंगे पर आपकी चुप्पी क्यों है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, दंगे हुए ये बात सच है, लेकिन आपने बोला मैं मेरी चुप्पी, वो गलत है। इसलिए कि आप अगर मेरे फेसबुक का पेज देखेंगे, जिस दिन दंगा शुरू हुआ है उसी दिन मैं लाइव आकर डायरेक्ट वार्निंग दिया गया, डायरेक्ट वार्निंग। अगर नहीं पता वो लिंक खोल के देख लीजिएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः आज एक बात बता देता हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, और मैं एक बात उस दिन भी बोला था, आप लोगों के माध्यम से आज दोबारा बोल देता हूं, ममता बनर्जी, फिरहाद हकीम जी, आप सभी के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने कई मुकदमे दर्ज किए हैं, मुकदमे दर्ज हुए फिरहाद हकीम के ऊपर भी। जायज है, कोई भी व्यक्ति जब हमारे फोर्सेस के ऊपर उंगली उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश का दुश्मन अगर सगा भाई हो उसकी भी जान ले लूंगा, जीत पाए तो पाकिस्तान छोड़ो, चीन का भी नामो निशान मिटा दूंगा। हम मेरा एक क्वेश्चन है, आप हमेशा मोदी जी के कामों पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? आपने लास्ट टाइम बॉलीवुड पर भी सवाल उठाए, क्रिकेटर्स पे भी सर, तो इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? चलिए मैं एक बात बोलूंगा आपसे,
अब बॉलीवुड भी मोदी जी का हो गया। आप ही के प्रश्न में आपका पहला आंसर है, क्या फिल्मी जुगत भाजपा का? उत्तर देने दीजिएगा मेरे दोस्त, उत्तर देने दीजिएगा। पहली बात, आपने बोला हम बायस्ड हैं। मेरी एक वीडियो एक कांग्रेस के एमएलए की थी जो वहां के एक डॉक्टर के साथ मिसजज करता था। सुनिएगा बात बहुत अच्छे से। मैंने आज तक अपने किसी पेज में कांग्रेस के किसी नेता के कसीदे पढ़ दिए क्या? मैंने बोला अगर राहुल गांधी में इतना ही बात होता, अगर प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पे लोगों में होती, केवल हाथरस कांड के लिए दौड़ के चले जाते हो, बाकी घटनाओं में क्यों नहीं आते हो? कांग्रेस में उन लोगों को मौका क्यों नहीं मिलता जो आपके परिवार के सदस्य नहीं होता? कल तक सिंधिया जी आपके थे, आज भाजपा में चले गए। आज सचिन पायलट जैसे युवा व्यक्ति को आप नहीं देते हो। आज 70 साल से बड़े एक ऐसे बुजुर्ग को सीट देते हो जो चलते नहीं है, जो सदन में सो जाते हैं। तो क्या यह तारीफ होता है? लेकिन आप लोगों के मन में एक कुंठा है, रुकिए, आप लोगों के मन में एक कुंठा है। आपको लगता है कि प्रश्न उठाना, सबसे बड़ी बात यह है, एक प्रश्न आप मीडिया वालों से पूछूंगा और जब उत्तर मिले ना तो निष्पक्ष होकर दीजिएगा। मार्च से हम पैंडेमिक को झेल रहे हैं, 2025, 2020, 25 मार्च से, बराबर। और वहां पे बोला गया कि घर में रहिए, 2 गज जरूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा ही है ना? किसान नेता है आप भी, बराबर। तो मुझे एक बात बता दीजिए, इसी कोरोना पैंडेमिक में जब लोग घरों में थे, किसान घरों में थे, खेतों में नहीं थे, किसान बिल क्यों लाया गया? पहला। दूसरा, जब हम घर में ही थे, घर से निकलेंगे नहीं, तभी फास्टैग को क्यों लाया गया? तीसरा, हम पे कौन सा आतंकवादी पीछे घुस रहा था? इसी पैंडेमिक में ही आपने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ला दिया। चौथा, ऐसी क्या बात हो गई कि पहले कोरोना के पहले स्टेज में, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना के पहले स्टेज में हमारे पास सैनिटाइजर्स और मास्क की कमी पड़ गई थी, कालाबाजारी हुई। और आज उसी जगह जहां गुजरात मॉडल पूरे देश को बांटा जा रहा है ना, सबसे पहले रेमडेसिविर की जो तस्करी है वो अहमदाबाद में पकड़ी गई। और ये मैं नहीं कहता, ये क्राइम ब्रांच के लगातार गिरफ्तारियां हैं। भाई गुजरात में तो आप लोगों का गुजरात मॉडल है, ये मैं तो नहीं कहता, आप ही लोग कहते हैं। तो कुछ प्रश्न हमें छोड़ के उनसे भी तो पूछेगा। और चलिए एक फाइनल बात, आज हमारे साथ चौधरी धर्मवीर तलान है, किसानों के उभरते हुए नेता नहीं है, पुराने नेता है, सिविल इंजीनियर है। मेरा एक सवाल, नहीं, पहले बात पूरी हो जाने दीजिएगा, इंट्रोडक्शन पूरा कर लेने दीजिए। आपके सवाल हम देंगे, आधा घंटा लगे, आधा घंटा देंगे, पहली बात। और जितने लोग लाइव है, मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग इस चीज का प्रसारण देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये इस तरीके से जाएगा मैसेज कि देखिए, किसान आंदोलन में किसान परिवार से एक किसान युवा नेता चौधरी धर्मवीर सिंह तलान, जब मेरी दाढ़ी बढ़ी तो मैं खालिस्तानी हो गया, इनकी गले की स्वापी डाले तो ये पिज्जा खाने वाले हो गए। कुछ सवाल पूछिए ना किसानों के बारे में। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अभी किसान आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अभी क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो किसान आंदोलन है वो धीरे धीरे शांत बैठता जा रहा है। तो अब जो है एमएसपी का क्या है? जो मुद्दा इतना बड़ा उठाया जा रहा था, बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा चल रहा था, अब एमएसपी का डिमांड में आपका क्या सीन चल रहा है उसमें? देखो, एमएसपी तो हर हाल में किसान को चाहिए, जिस हिसाब से उसका जो लागत बढ़ती जा रही है, डेली डीजल बढ़ रहा है और डीजल का कंसर्न किसान से ही रहता है ज्यादा। और जो भी हमारी योजना परियोजना जो चलती हैं उनमें एक्सकेलेशन होता है, उसको तो जैसे ही रात को 12 बजे डीजल बढ़ेगा गवर्नमेंट का, 12 बज के 1 मिनट पे उसका बढ़ जाएगा। नहीं समझ रहे, जो गवर्नमेंट की जितनी व्यवस्था है, और सरकार भी पता नहीं चलने देती, 25 पैसे किलोमीटर पे बढ़ाती है और रेल का बढ़ा देगी, अपना रोडवेज का बढ़ा देगी, वो भी अपना पूरा कर लेती है। लेकिन ये किसान ही ऐसा बचता है जिसको अपने जो डीजल बढ़ेगा, पेट्रोल बढ़ेगा या फर्टिलाइजर्स, आपको पता है, देखो जितना भी जो 70 साल में रेट था उसने जस्ट डबल कर दिया उसका। नहीं, 70 साल में केवल 1000। मैं एक बात बोलूंगा आपको, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, आप ऑफिशियली चैलेंज करते हैं एमएसपी को? हाँ, मैं अपना नाम, अपना परिचय दीजिए, बताइए अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। मैं धर्मवीर चौधरी और डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ गांव मेरा वैना है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ नरेंद्र सिंह तोमर जी को कि जहां चाहे मेरे घर आ जाएं या मुझे अपने घर बुला लें, मैं उनकी जो तीनों बिलों में जो खामियां हैं या जो भी, देखो अनलिमिटेड गोदाम जो करेंगे, स्टोरेज करेंगे, एक बात बता दो, जो भी चीज एक आइटम होगा, मान लो उसने दाल ही कोई अनलिमिटेड स्टोर कर ली, और एक बात बताओ, हम सब 40 रुपए किलो लेंगे और उसी को हमको 200 रुपए किलो देंगे, तो बताओ ये किसान कैसे सर्वाइव करेगा, ये मजदूर कैसे सर्वाइव करेगा? आपको भी ये क्वेश्चन आप सभी कंसर्न है। हाँ, तीनों कृषि कानून बता सकते हैं क्या है? हाँ, तीनों कृषि कानून है। एक तो ये हो गया अनलिमिटेड स्टोरेज का, और एक ये है, दूसरा एक वो है कि कहीं भी आप अपनी जो फसल है उसको कहीं भी दूसरे स्टेट में जाके बेच सकते हो। वो तो नियम हमारा पहले से भी है कि हम अपनी फसल को। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि जो हमारा खेत है उसको, खेत को ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसको मिनिमम 15 साल के लिए लेंगे,
और 15 साल के लिए लेने के बाद में अब जो भी उसमें हमारा जो फर्टिलाइजर्स या मशीनरी या जो भी खाद बीज जो भी होगा वो ही कंपनी देगी जिससे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, किसान का कुछ नहीं रहेगा उसमें। और लेकिन जब वो खरीदेगी तो उसमें क्वालिटी मांग रही है। अब क्वालिटी एक बात बताओ, नेचुरल चीज है वो, हमने धरती में बो दिया, कोई भी आलू ही बो दिया, अब हमें क्या पता है उसमें क्या क्वालिटी निकलेगी। बस जब बीज उसी का है, खाद उसी का है, सारी सुविधा उसी की है, मशीनरी उसी की है, अब हम क्वालिटी हमारे ऊपर डिपेंड कर दी, उसमें 3 रेट कर दिए क्वालिटी के। हमें पता है वो पहले तो हमें दे सकता है 1-2 साल, 2 साल के बाद में हमें पता है वो 3rd ग्रेड में ही ले जाएगा, चाहे क्वालिटी हमारी कितनी बेहतर होगी। 3 साल बाद ऐसा करेगा जैसे भी क्वालिटी हमारी, क्योंकि ऐसा है पहले ये पहले पहले सोच लिया आपने, पहले ये कई फसलों पे पंजाब में कर चुके हैं और ये ऐसा था, आलू बुवा लिया था उन्होंने और 2 बार ले लिया। जैसे ही मार्केट में 5 रुपए किलो आलू आया, 15 रुपए का एग्रीमेंट इन्होंने किया था, छल्ला लेके आ गए कि ये छल्ला है, इसमें से आलू डाल दो, अगर आलू तुम्हारा छल्ले में से जो निकल जाएगा आप अपना उसको फेंक देना, चाहे कहीं भी अपने जितने गऊ हैं उन गौशाला में दियाओ या कहीं भी दियाओ, हम तो मोटा वाला आलू ले सकते हैं क्योंकि हमारा चिप्स में यही यूज होगा, चिप्सोना आलू है। अब ये तो बताओ कि उसमें किसान की क्या गलती है, क्वालिटी किसान कैसे नहीं, मेंटेन विकासशील करेगा? भारत से मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा। किसान पुत्र मैं भी और जमींदार भी हूँ, इसी गौतम बुद्ध नगर का। आपके प्रश्न के एक और आंसर भी देता हूँ और बहुत अच्छे से आपको इसका जवाब मिलेगा। आप कहते हैं क्वालिटी, आप कहते हैं कि कैसे आपने पहले से अंदाजा लगा लिया। अंदाजा काम करने की शैली से लगता है, किसी भी मंत्री का, किसी भी प्रजातंत्र में किसी नेता के काम करने के तरीके से, लहजे से पता चलता है। बहुत सारी चीजें हैं। बीच में रोक रहा हूं। नहीं, बोलिए ना। 303 सीट मिली और लहजे कैसे गलत करते हो आप? सुनिएगा तो सही, अभी बोलेंगे ना, लहजा ही तो बात करेंगे। आप लोगों का जब प्रश्न उठता है, वो प्रश्न उन लोगों के ऊपर पहले उठता है कि हम उनके ऊपर प्रश्न क्यों उठाते हैं। कभी आप लोग ये प्रश्न नहीं उठाते कि किसानों का बिल उस काल में क्यों प्रस्तावित किया गया जिस प्रस्ताव में, जिस दौरान हम एक पैंडेमिक में गुजर रहे थे। नहीं बोलेंगे, नहीं रुके, अरे आपने मेरी बात तो सुनिए, नहीं आप उसका उत्तर नहीं देते, आप भागते हैं, भाग नहीं रहा, भाग रहे, आप उत्तर दीजिए ना। रिपीट कर रहे हैं, नहीं रिपीट नहीं कर रहे, आप उत्तर देने में घबराते हैं। आपको हमसे जवाब चाहिए, लेकिन आपको सवाल अगर पूछेंगे तो आपके भी सवाल पूछे जाएंगे। आपने क्यों नहीं पूछा कि पैंडेमिक में ऐसा कौन सा एक्ट है? आपने बोला चालान पहनेंगे, आपने मास्क नहीं पहनना, आप बीमार हो गए, गाड़ी में 3 दिन ओला। कुछ करे तो मैं बता रहा हूँ सरकार, अभी बता रहा हूँ आपको, रुकिएगा तो सही। SSC GD 2018, एक बार उन छात्रों के ऊपर भी दया दिखाइए। 1,25,000 बच्चे जो रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करके बैठे हैं और गवर्नमेंट के सारे मानकताएं आप लोग के चैनल ने भी उनको पास किया है। आज 3 साल बाद जब वो ओवर एज हो गए तब उनमें से केवल 52,000 बच्चों को लिया जाता है। तब सरकार की मंशा आपको नजर नहीं आती कि आपके घर परिवार में से कोई इंटरव्यू नहीं देता, टेस्ट नहीं देता, अगर वो फेल हो गए हो तो हम कभी उसकी कवायद नहीं करेंगे। ये वो बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, उसके बावजूद उनको नहीं दिया जा रहा। आप सरकार की मंशा की बात करते हैं। चलिए आपकी मंशा के ऊपर एक सवाल उठाता आपकी गोदी मीडिया के ऊपर, सुनिएगा। सरकार का एक रूल था, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, DGCA, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसमें यह कहा गया था जब एयरपोर्ट का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मिनिमम 5 इयर्स। अडानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए जिसके ऊपर कई PIL लग गया, उसके बावजूद आज 6 के 6 एयरपोर्ट उनके कंट्रोल में। और सुनिए, जिस आदमी ने टेलीकॉम सेक्टर में काम किया, अनिल अंबानी, आप जानते हैं रिलायंस टेलीकॉम, आज उनको वॉरफेयर की टेक्निक के लिए अप्लाई कर दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो इतनी साल पुरानी कंपनी है, भारतीय कंपनी, उसको नहीं दिया गया। अब सुनिएगा, इनका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन इनको युद्ध क्षेत्र के तमाम काम के ऑर्डर मिल जाते हैं। फिर एक काम कीजिए, हल्दीराम भी लड्डू बनाता है और गोले भी गोल गोल होते हैं, हल्दीराम को दे दीजिए। जब अनिल अंबानी के लिए अलग प्रोटोकॉल है तो अलग अलग प्रोटोकॉल दूसरों के लिए नहीं होगा क्या? तब आप लोग चुप्पी साथ जाते हैं, तब आप लोगों का मुंह पे सेलो टेप लग जाता है। क्यों नहीं प्रश्न उठाते? 6 इंटरनेशनल नहीं, इंडियन एयरपोर्ट्स अदानी ग्रुप को दिया गया, जिसके ऊपर DGCA ने भी सवाल उठाया कि आखिर इन्हें किस मापदंड के अंतर्गत दिया गया। कोई सुनवाई हो रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट में हमने PIL दिया कि आप सेंट्रल विस्टा को रोकिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। मैं सेंट्रल विस्टा के अगेंस्ट नहीं हूं, बस उस वक्त में इसके खिलाफ हूं जिस वक्त में लोगों को अभी दवाइयों की जरूरत है, बेड्स की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, फीडबैक की जरूरत है। यही काम आप 2 साल बाद हमारी अर्थव्यवस्था, रुके नहीं रुकेंगे सर, आप नहीं रुकेंगे सर, आप गलत है। आप लोग बिके हुए मीडिया है, गोदी मीडिया है। ये आज बेड है, आज आपको बता दूं 18 घंटे का 18 घंटे का वेटिंग लिस्ट है। इलाहाबाद का, बनारस का 18 घंटे का वेटिंग लिस्ट है। आप योगी जी के राज में मुख्तार अंसारी को लाया गया, अरे वो तो 15 साल से जेल में है ही, नया क्या है? अरे दाऊद इब्राहिम को ले आते ना,
तब आपकी दिलेरी देखते। वो रिपोर्ट आप लोग बार बार दिखा रहे हैं। एक मिनट, इमरान खान की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए, डेटा दे दीजिए कि इलाहाबाद में कितने लोग गुजरे हैं, डेटा दे दीजिए कि जितने लोग मरे कोरोना वायरस से और जितने लोग बेड पे मर रहे हैं, क्यों मरे हैं। आपको मैं बताता हूं, हमारे पास आज वीडियोस हैं जहां इसी सरकार में डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं पेशेंट्स का, डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए नहीं है। ये भी झूठ है क्या? आप लोग प्रश्न कीजिए, हमें क्रॉस एग्जामिन कीजिए, हम तैयार आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन क्रॉस चेक सभी का कीजिए। ये मत सोचिए कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए, आप अपने पर कहते जा रहे हो। केजरीवाल जी ने कल कहा है ऑक्सीजन पूरी है, दवाई पूरी है, बेड की कमी नहीं है। क्या कहाँ सो रहे हो आप? बताओ, बात कर रहे हो सर, कल की बात करेंगे क्या? केवल प्रश्न इस कहाँ कल कर रहे में हो आप? कितने लोगों का आज बर्बाद हो गया, वो प्रश्न भी तो उठाएंगे ना। सेंट्रल विस्टा कवर करना चाह रहे हो, अब सब्सिडी अवेलेबल है, क्यों करो क्यों नहीं रुकाएंगे सेंट्रल विस्टा और रोक के दिखाएंगे आपको। अब जो प्रोग्रेस होती है किसी भी देश में वो धीरे धीरे तो होती है। आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। अस्पताल बने आ रहे थे, अब और बनने अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आपने बोला अस्पताल बने जाते हैं, राइट जी। आप मुझे ये बताइए, आप दिल्ली की बात उठा रहे थे, हाँ जी। दिल्ली में कितने नए कोविड अस्पताल बने? अभी अरविंद केजरीवाल सुनिएगा मेरी बात। नहीं, आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसके अंडर में आता है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन जी। और एमसीआई अरे सर, बोलने तो दीजिएगा। अभी सुनिए, मेरी बात तो सुनिएगा। अप्रूवल्स की बात बताता हूँ। एक संवाददाता ने मेरे से ये भी पूछा था कि अरविंद केजरीवाल का भी तो घर बन रहा है, उसका क्वेश्चन क्यों नहीं उठा रहे हो? इसलिए नहीं उठा रहे हैं, आज आपको बता दें, दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के पास अपना फोर्स तक नहीं है। जब दिल्ली किसी चीज को गाइडलाइन करती है दिल्ली पुलिस के लिए, तो दिल्ली पुलिस को गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन उस पर प्रश्न करना गलत। आपको बता रहे ना सर, आप सुनने का हिम्मत रखिए ना। अरे सुनिए तो सही, एक एक सवाल दूं या दोनों का एक साथ सवाल लूंगा? एक सवाल का उत्तर देने दीजिए ना। दिल्ली को आप ऑटोनोमस बना दीजिए ना, जैसा आपने यूपी को ऑटोनोमस बना रखा है। 5 साल से केजरीवाल जी, चलिए आपके मुंह पे करारा तमाचा पड़ेगा, करारा तमाचा। आज भारत में सबसे अच्छा सरकारी स्कूल कहां के हैं? दिल्ली के हैं। और एशिया के, आपके जानकारी के लिए। अरे मैं नहीं कहता, ये मोदी जी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जब ट्रंप गुजरात आए थे नमस्ते ट्रंप में, उस वक्त भी इनकी कारगुजारी देखी है। इन्होंने दिल्ली के नेताओं को मिलने नहीं दिया, अपने भाजपा के नेताओं के साथ ही मीटिंग कर ली। ये होता है गलत, दिस इज रॉन्ग। आप सुनिए, केजरीवाल जी बड़ाई कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहता है, ना मकान लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, कुछ लूंगा। 3 लाख का VIP नंबर मिलता है। 3 लाख का दिल्ली में मिनिमम प्राइस है, 5 लाख 7 लाख तक जाता है। आम आदमी पार्टी विधायक 1 नंबर की गाड़ी में 001 नंबर की गाड़ी घूमते हैं। 001, कम से कम 5 लाख की नंबर और कम से कम 30 लाख की गाड़ी। जी VIP नहीं है, क्या है ये? जी, अभी आपको जवाब दे रहे हैं। क्या है VIP कल्चर के तो हम सख्त खिलाफ है, पहली बात। क्यों ना? अरे रुकिए तो सही, आज अपने गाड़ी को उठा देंगे भाई, पीछे थोड़ी हट रहे हैं। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, सुनिए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं। आप ममता बनर्जी के लिए इन भाई ने क्वेश्चन उठाया था आज से 1 हफ्ता पहले, बंगाल चुनाव के इलेक्शन के जस्ट अगले दिन, सबसे पहले। ज्यादा तो नहीं आएंगे उस पे। अरे उस पे क्या आएंगे साहब, आप लोग तो वहीं आएंगे ना जहां हम लोग जाएंगे। आप कहते हैं 69 सीट जिताई आपने, जिताया भाई साहब, जिताया। पीके साहब कहते हैं मैंने जिताए। सॉरी, प्रशांत किशोर जी कहते हैं मैंने जिताया। दोनों दावा बनता है। चलिए मैं एक बात बोलूंगा अपने। अरे सुन, नहीं पहले आप आए, पीके की बात भी सुन लीजिए। अच्छा पॉइंट उठा लिया। मुझे जिन लोगों ने देखा, वो सड़कों में देखा, MLAs के साथ देखा, TMC के कार्यकर्ताओं के साथ देखा, TMC के ग्रुप मीटिंग्स में देखा, और एक दिन नहीं देखा, ये भी आपको बता दूं, 90 दिन। और अकेला नहीं था, भीड़म भाड़ में थे। पहली बात तो मुझे अपने काम की स्थिति बोल के नहीं, आज आपके मन से ऑफिशियली चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज हमने चैलेंज किया था कैलकाटा के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, मुर्शिदाबाद के लिए, चैलेंज पूरा किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सत्ता परिवर्तन करके दिखाएंगे। रेबल फाउंडेशन का नारा है, आप पैसे लगा लीजिए, हम अपनी क्षमता लगा देंगे। आप हमारे सामने किसी को भी खड़ा कीजिए, हम सड़कों में थे, हमें डर नहीं है गिरने का। किसको ला रहे हैं? किसको ला रहे हैं? उत्तर प्रदेश को लाएंगे या फिर किस पार्टी से? देखिए एक बात आपको बताऊं, किसको लाएंगे इसके लिए थोड़ा इसलिए इंतजार कीजिए क्योंकि चुनाव 2022 में मैं अपनी स्ट्रैटेजी आज आपको फ्री में तो बांट नहीं दूंगा। पहली बात, किसको लाएंगे एक प्रश्न भी है जिसके ऊपर हमारी भी वर्किंग है। नहीं, हमारा एक सवाल और है कि किसी को लाएंगे या आप खुद भी नहीं, पहली बात मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुनिए। जब हम किसी चुनाव के बैनर के नीचे काम करते हैं, किसी पार्टी के नीचे, तो शायद हम कभी भी वो आउटपुट दे नहीं पाएंगे जो एक इंडिविजुअल, एक रेबल होने के नाते हम दे सकते हैं। पहली बात, रेबल फाउंडेशन का एक नारा था, मेरे फाउंडेशन में मेरा परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, हम परिवारवाद के अगेंस्ट हैं। अखिलेश यादव जी को भी एक स्ट्रेट मैसेज दिया गया, जब आपके परिवार से 50 आदमी लड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी के परिवार को भी यही दिया जा रहा है, दोबारा दे रहा हूं। आज कांग्रेस का पतन उनके परिवारवाद की वजह से है,
लेकिन जब परिवारवाद की डेफिनेशन होगी ना तो राजनाथ सिंह से भी पूछा जाएगा कि नोएडा में बिमला बासम थी, बहुत अच्छी विधायक थी, कल्याण सिंह से पूछ रहे हैं ना, बात कर लेने दीजिए ना। क्या बात, एक मिनट अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए पहले, आप रुकिए पहले, एक मिनट आप रुकिए। एक सवाल का, जैसे ही राजनाथ सिंह का सवाल उठा गोदी मीडिया के चुनने लग गए। जब मैं बात कर रहा था अखिलेश यादव का तब इनके मुंह खुले हुए थे दोनों के। ये है गोदी आप मीडिया। गलत कह रहे हो। जय हिंद, जय नाम ले भारत। रहे हैं भाई साहब, कल्याण सिंह का नाम ले रहे हैं हम तो, क्या बात कर रहे हो? अरे सर, कल्याण सिंह भी तो बीजेपी के हैं, कह रहे हैं हम तो, लेकिन साहब, फिर आप भाई, राजनाथ मैंने सिंह का कहा। बोलने दीजिए ना। और बात सुनिए आप, पीके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मैं वहाँ 1.5 साल रहा करी 19 में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसके बाद से था मैं, और मैंने एक कार्यकर्ता की